सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने क्षेत्रफल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल में अपने कल जैसे मैंने बताया था त्रिभुज स्टार्ट किया था। देखो त्रिभुज के बारे में आपको बता दिया था, त्रिभुज की परिभाषा हो चुकी थी, त्रिभुज के प्रकार मैंने बता दिए थे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के बेसिक रूल क्या क्या है। देखो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है ये। देखो क्या रूल है ये कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, ठीक है, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का जो योग है, जैसे मैं ये कह दूं a प्लस b है, ये किससे ज़्यादा होगा? c से ज़्यादा होगा। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये रूल आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे a प्लस b है तो c से ज़्यादा होगा, b प्लस c है तो a से ज़्यादा होगा। समझ गए? a प्लस c है तो b से ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और ये अपने को पता ही है कि जैसे a b c शीर्ष है, जैसे ए बी भुजा है, ये ए सी भुजा है, ये बी सी भुजा है, लेकिन ए भुजा का मतलब है कि ए भुजा का मतलब है बी सी भुजा। समझ गए? ए के सामने वाली ए भुजा होगी, बी भुजा का मतलब है बी के सामने वाली यानी ए सी भुजा। ठीक है, ये एक ही बात है। सी भुजा का मतलब है कौन सी भुजा? ए बी भुजा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कैपिटल लेटर में लिखा होता है ना शीर्ष, उसके सामने स्मॉल लेटर लिखा होता है, वो एक नाम में आप भुजा रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, या भुजा ए को आप बी सी बोल सकते हो, बी को आप ए सी बोल सकते हो। ये कंपलसरी होता है कि ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इस रूल पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप कहोगे ये तो रूल याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे बनते हैं वो भी अपने करेंगे। अभी पहले हमने पढ़ा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन दो भुजाओं का जो अंतर है ना, वो तीसरी भुजा से कम होता है। जैसे ए बी का अंतर सी से कम होगा, बी सी का अंतर ए से कम होगा। ठीक है, ए सी का अंतर बी से कम होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, लेकिन दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, तीसरी भुजा से कम होता है। तीसरी भुजा से कम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, लेकिन दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल त्रिभुज का ये बेसिक रूल है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी देखो। बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा 7 सेमी व एक 15 सेमी है, तो परिमाप होगा, परिमाप होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक बात ध्यान करने वाली है। देखो क्या बात ध्यान करने वाली है कि यहाँ मैंने समान भुजा या असमान भुजा नहीं बोला है। मैंने कहा है एक भुजा 7 सेमी और एक कितनी है? 15 सेमी है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे कि 7 7 15। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये बनाएंगे 15 15 7, कि या तो समान भुजा 7 रहेगी या 15 रहेगी।
लेकिन आप बताइए कि ये तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता, ये तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। पहला क्वेश्चन है इस पे, जो मैंने अभी रूल बताया था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग ज्यादा होता है तीसरे से और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से कम होता है, उस पे पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है। अब आप बताओ, आपको ये पता चल गया कि 7 और 7 तो 14 ही होते हैं, 15 से 14 क्या है, कम है, लेकिन होना ज्यादा चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरे से ज्यादा होना चाहिए ना, तो ये तो त्रिभुज नहीं है। यहां देखो 15 और 7 22, 15 से ज़्यादा है। 15 और 15 30, 7 से ज़्यादा है। 15 और 7 22, इस 15 से ज़्यादा है। तो आपको पता चल गया ये सही है, इसका मतलब इसका परिमाप कितना होगा, 37 होगा, न कि 29। ये गलत है, क्योंकि ऐसा त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार का आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, और आया हुआ भी है ये क्वेश्चन तो एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। अब क्या है, आपको ऐसा भी पूछेगा इसी पे, निम्न में से कौन सी भुजाएं त्रिभुज की है, यह त्रिभुज की संभव भुजाएं कौन सी है। ऑप्शन दे देगा 5, 4, 10, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया 2, 3, 1, समझ गए। सी ऑप्शन दे दिया 7, 10 और 18। डी ऑप्शन दे दिया 5, 3 और 8। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, आपके पास 5, 4, 10 दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि 5, 4, 9 होते हैं, ये 10 होना। यहाँ देखें 2, 3, 1, 2 और 1 3, 3 के बराबर है, समझ गए आप, ठीक है। अब देखो 2 और 1 3, 3 के बराबर है। अब अपने को पता है दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी त्रिभुज नहीं है। उसके बाद 7, 10, 18, यहाँ भी दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी गलत है। 5, 3 और 1, 5 और 1 6, किससे ज़्यादा है, 3 से। 3 और 1 4, किससे ज़्यादा है, 5 से। 5, 3, 8, 5 और 1 6 3 से ज़्यादा है, समझ गए। 5 और 1 6 3 से ज़्यादा है, 3 और 1 4 5 से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो ये भी त्रिभुज है, नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ऑप्शन लिख लो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब आप क्वेश्चन का तरीका समझ गए होंगे भी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 भुजाएं। अब इनमें से भुजाएं कैसे हो सकती है, 5, 4 और 3। जैसे आप देखो 5, 4, 3 है, तो 4, 3, 7 5 से ज़्यादा हो रहा है, 5, 4, 9 3 से ज़्यादा हो रहा है, 5, 3, 8 4 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी दो टर्म का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ ऐसे बनाकर भी जरूरी नहीं है, आप इनको देखो 5 और 4 9 10 से ज़्यादा नहीं है, ये गलत है। 2 और 3 5 1 से ज़्यादा, ठीक है। 3 और 1 4 2 से ज़्यादा है, लेकिन 2 और 1 3 के बराबर है, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये गलत है। इस प्रकार भी चेक कर सकते हो आप, समझ गए ना। क्वेश्चन का तरीका समझ गए होगे भी, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। आपको ध्यान रहना चाहिए कि उस रूल से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेमी व 7 सेमी है, तीसरी भुजा x है, तीसरी भुजा x है, ठीक है। तो x का मान पूछ सकता है। आपको पता है त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 5 7 और ये x। तीसरी भुजा से दो भुजाओं का योग तो ज़्यादा होना चाहिए, यानी 5 और 7 कितने हो गए, 12। लेकिन 5 7 का अंतर कितना है, 2।
अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ये अंतर है ना, इनका अंतर है, ये तो कम होता है, अंतर तो कम होता है, और योग तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब x का मान 2 से बड़ा होगा लेकिन 12 से क्या होगा, छोटा होगा। या तो ऑप्शन में ऐसे दे देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि 2 से बड़ा 12 से छोटा, एक सही दे दिया। 2 के बराबर या बड़ा 12 से छोटा, तो ये बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। 2 से बड़ा 12 से छोटा या बराबर, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 2 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे गलत ऑप्शन भी दे देगा और एक ये सही दे दिया इस प्रकार, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए आप बातें, ठीक है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि एक भुजा 5 दे रखी थी, एक 7 दे रखी थी, एक x दे रखी थी, तो 2 भुजाओं का जो योग है ना वो ज़्यादा रहना चाहिए तीसरी भुजा से, और 2 भुजाओं का अंतर है वो तीसरी भुजा से कम रहना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। अब इसी पे कई बार पूछ लेता है x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो रूल वही है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरे से ज्यादा होता है, 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से कम होता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो x के कितने मान है, तो आप इसमें आप पता कर लो, 2 से बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा और 12 से छोटा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है, 9 मान हो गए। समझ गए कितने मान हो गए, 9 मान। तो x के कितने मान संभव है, 9 मान संभव है x के कितने मान संभव है, 9 मान। इस क्वेश्चन में देखो, इससे पहले 2 क्वेश्चन बताइए आपको, ये तीसरा क्वेश्चन था, इसमें भी 2 टाइप के पूछ लिए, या तो ऐसे रेंज बना के दे देगा और या ऐसे पूछ लेगा x के कितने मान संभव है, तो x के 9 मान संभव है। यहाँ से निकाल सकते हो, 12 में से 2 घटाया 10, 10 में से 1 कम कर दो, 9 मान हो गए। यानी 12 और 2 के बीच कितनी लगातार संख्याएं होती है, 9 संख्याएं होती है। कोई भी लगातार संख्या होती है ना, जैसे मैं ये कह दूं ऐसे दिया हो मान लो, ठीक है, आपको कहते हैं 100 और 20 के बीच में कितनी संख्या है, तो 100 और 20 का अंतर कितना है, 80, लेकिन बीच की कितनी संख्या है, 79, इस प्रकार। तो यहाँ 9 मान संभव है x के। तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, इसमें ये भी पूछ सकता है। देखो अब नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन कितने बन गए। बात ये है कि एक ही रूल से कितने प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है वो, ठीक है, आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। तीसरी भुजा x है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, ये पूछ लिया जैसे। तो आपको पता चल गया एक मान कितना था, 5, एक 7, एक क्या थी x है वो 12 से क्या होगी, छोटी, लेकिन 2 से क्या होगी, बड़ी। समझ गए, 12 से छोटी लेकिन 2 से क्या होगी, बड़ी। अब x के कितने मान संभव थे, x के मान संभव थे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 9 मान संभव थे। वैसे भी 12 में से 2 गया 10, 10 में से 1 कम करना आपको, 9 मान संभव है। 9 मान संभव है, यानी x की जगह आप 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो और 6 रख सकते हो, ऐसे 11 तक रख सकते हो। तो x के कितने मान रख सकते हो, 9। इसका मतलब त्रिभुज भी 9 बन सकते हैं भी। 5, 7, 3 रख के, 5, 7, 4 रख के, 5, 7, 5 रख के, तो ये सारे जितने x के मान होंगे उतने त्रिभुज बनेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो कितने त्रिभुज संभव है, 9 त्रिभुज संभव है। सीटेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है, सीटेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन बहुत इस प्रकार से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको रूल आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कल मैंने ये भी बताया था, त्रिभुज के प्रकार बताए थे ना, भी त्रिभुज के प्रकार बताए थे। मैंने कहा था एक समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, आपको परिभाषा पता होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा पता है, विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा पता है, ये पता है ना सारों आपको, क्योंकि ये भुजा के आधार पे बनाए थे। कोणों के आधार पे मैंने एक न्यून कोण बताया था कल, समकोण बताया था,
अधिक कोण बताया था, समझ गए। न्यून कोण का मतलब प्रत्येक कोण 90 से क्या होता है, कम। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और अधिक कोण का मतलब, अधिक कोण का मतलब क्या हो गया, अधिक कोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री से अधिक। ये तो कोण के आधार पे परिभाषा है, ये तो किसके आधार पे परिभाषा है, कोण के आधार पे। अब कोण के आधार पे परिभाषा तो हर स्टूडेंट को पता ही होती है, लेकिन इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, कल भी मैंने बताया था कि जैसे आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी, सी इसमें कोई भी एक भुजा तो बड़ी भुजा होगी, जैसे सी बड़ी भुजा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी त्रिभुज में एक भुजा तो बड़ी होगी। तो समकोण में आप पाइथागोरस और प्रमेय में पढ़ते हो ना कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसको समकोण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसको समकोण कहते हैं हम। तो अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से ज्यादा होगा तो वो अधिक कोण हो जाएगा, अगर कम होगा तो वो न्यून कोण हो जाएगा, समझ गए। जैसे आप देखो, आपको भुजाएं दे दी 2, 5 और 11, आपको कह दे कि 2, 5, 11 केवल भुजाएं दी है, आपको कहते हैं त्रिभुज कौन सा है, तो 2 की स्क्वायर कितना है 4, 5 की स्क्वायर 25 और 11 की स्क्वायर 121। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। समझ गए बात आप। देखो ये है, जैसे 6 की स्क्वायर 36, 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16। अब देखो यहां सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 36 है और इनको जोड़ेंगे तो अपने को पता चल गया कि ये कितना हो गया 41, ये कितना हो गया 41। तो आपको पता चल गया सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या है, कम हो रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे देखो अगर भुजाएं 6, 5, 4 है तो सबसे बड़ी भुजा 6 थी ना, उसका वर्ग किया 36 और अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग को जोड़ा तो ये 41 हुआ था। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से कम है, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। और जैसे 3, 4, 5 है, यहाँ 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। तो अगर बराबर आ जाए सबसे बड़ी भुजा के वर्ग बराबर आ जाए तो वो समकोण होगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके सभी साथियों को जोड़ लें, ठीक है। देखो क्षेत्रफल टॉपिक अपने शुरू करवा दिया, अब उसके बाद क्षेत्रफल कंप्लीट करवाने के बाद मैं आयतन टॉपिक भी करवाऊंगा। लेकिन आप अधिकतम साथियों को जोड़िए, जो स्टूडेंट जिनको नहीं पता अभी क्लास रेगुलर शुरू हो चुकी है तो उनको भी बता दो, भी फिक्स टाइम है 10 बजे का और डेली क्लास रहेगी अब, ठीक है। अब देखो आपको ये तो सबको पता है कि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, आपको पता है। देखो ये त्रिभुज है, मान लो कोई त्रिभुज बना दिया मैंने, ये त्रिभुज है। आप बताओ त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कोने कितने होते हैं, 3, क्योंकि कोने शीर्ष तो एक ही बात है, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं कितने होते हैं, 3। कोण कितने होते हैं, 3। त्रिभुज में माध्यिका कितनी खींच सकते हो, 3। त्रिभुज में ऊंचाई कितनी खींच सकते हो, 3। ऊंचाई को आप शीर्ष लंब भी बोल सकते हो, ठीक है। आप तुंगता भी बोल सकते हो। तो ये भी कितने होते हैं, 3। माध्यिकाएं 3, ऊंचाई 3, कोण 3, भुजाएं 3, कोने या शीर्ष 3, ठीक है। उसके बाद अपने को पता चल गया भुजा के लंब अर्धक कितने खींच सकते हो। भुजा के लंब अर्धक ये भी आप 3 खींच सकते हो, ठीक है।
त्रिभुज में केंद्र कितने होते हैं? त्रिभुज में कोणार्धक कितने होते हैं? 3। कोणार्धक भी 3। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको पूछे त्रिभुज के केंद्र कितने होते हैं, तो केंद्र 4 होते हैं। केंद्र कितने होते हैं? 4। त्रिभुज के केंद्र कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे कोने, शीर्ष, भुजा के लंबवर्धक, कोणार्धक, भुजाएं, कोण, माध्यिका, ऊंचाई, शीर्ष, लंबतुंगता, ये सभी त्रिभुज में 3-3 खींचे जा सकते हैं। प्रत्येक त्रिभुज में इनकी संख्या 3 होती है, फिक्स है। लेकिन केंद्र कितने होते हैं? 4। समझ गए? आपको पता है भाई शीर्ष किसको कहते हैं, कोण किसको कहते हैं, भुजा किसको कहते हैं, ये पता है। लेकिन कुछ नाम ध्यान रखना। माध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्यिका का एक ही काम होता है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। देखो मैं आपको इसी प्रकार बता रहा हूँ, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं बता रहा, क्योंकि आपको केवल एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। आपको ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार एग्जाम पास करके आप जॉब लग जाओगे, उसके बाद कितना ही नॉलेज ले लेना चाहिए, कितने ही ग्रंथ पढ़ लेना, लेकिन उससे पहले तो उतना ही पढ़िए जो आपके एग्जाम में बेनिफिट दिला सके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। माध्यिका का मतलब होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। तो इसका मतलब यहाँ से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी तो उसका नाम माध्यिका होगा। इससे भी सामने वाली भुजा पे बांटोगे, इससे भी सामने वाली भुजा को बांटोगे। समझ गए? ये माध्यिका होती है। नाम से परिचित करवा रहा हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल कर रहे हो तो भी ये नाम तो आपको काम में आने हैं। सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना किसका काम होता है? माध्यिका। और आपको पता है माध्यिकाएं जहां मिलती है वो त्रिभुज का केंद्र कहलाता है, और केंद्र को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। माध्यिका का मतलब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने का काम होता है। माध्यिकाएं त्रिभुज में कितनी खींची जाती है? 3 खींची जाती है। जहां माध्यिकाएं मिलती है उसको त्रिभुज का केंद्र या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये सभी त्रिभुजों के अंतः भाग में ही स्थित होता है। ये सभी त्रिभुजों के अंतः भाग में स्थित होता है। यानी न्यून कोण त्रिभुज है तो भी उसके अंदर ही होगा, अधिक कोण त्रिभुज है तो भी अंदर ही होगा, समकोण त्रिभुज है तो भी उसके अंदर ही होगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? कोण अर्धक। कोण अर्धक जैसे त्रिभुज है, कोण को आधा करने वाली भुजा है, कोण को आधा करने वाली भुजा है, वो क्या कहलाएगी? कोण अर्धक कहलाएगी। कोण अर्धक भी कितने खींचे जाते हैं? 3। और माध्यिकाएं भी कितनी खींची जाती है? 3, अभी बताया था। लेकिन जहां त्रिभुज के कोण अर्धक मिलते हैं ना, वो त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। और कोण अर्धक का मतलब कोण को 2 भागों में, 2 बराबर भागों में, यानी कोण को समद्विभाजित करने वाला, कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा कोण अर्धक कहलाती है। कोण अर्धक जहां जिस त्रिभुज में बनते हैं उस त्रिभुज को अंतः केंद्र कहते हैं। कोण अर्धक जहां मिलते हैं ना, उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र भी सभी त्रिभुजों के अंदर होता है, सभी त्रिभुजों के अंदर होता है। अंतः केंद्र भी सभी त्रिभुजों के अंदर होगा, चाहे न्यून कोण है, चाहे अधिक कोण है, चाहे समकोण है। कई बार पूछ लेता है न्यून कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र कहाँ है, तो अंदर है। अधिक कोण का अंदर है, समकोण का अंदर है। और ये केंद्र की गुरुत्व केंद्र भी सभी त्रिभुजों के अंदर होता है। त्रिभुज के केंद्र 4 होते हैं। माध्यिका कोण अर्धक ये बता दिया आपको, समझ गए। अब देखो, अगर अपने त्रिभुज की ऊंचाइयां जहां कटे, ऊंचाई शीर्ष लंब, ये अपने को सबको पता है कि ऊंचाई या शीर्ष लंब या तुंगता, ये एक ही बात है। इसका मतलब होता है सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाना।
और ये ऊंचाई जहाँ मिलती है ना, ऊंचाई का मतलब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गए? अब देखो कोण अर्धक जहां मिलेगा वो त्रिभुज का क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। लंब केंद्र न्यून कोण त्रिभुज के अंदर होता है, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर होता है, अधिक कोण त्रिभुज के बाहर होता है। न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज के बाहर। लेकिन समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र है वो समकोण शीर्ष पे होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में कि इन केंद्रों की स्थिति भी ध्यान रखनी है कि न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ होता है, अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज में कहाँ होता है। ठीक है, आप शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, आपके सभी साथियों को जोड़ें। ठीक है, अगर अभी शेयर नहीं कर रहे तो बाद में वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करना, स्टेटस लगाना, आपके सभी साथियों तक जरूर शेयर करना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपना क्या है, अगर भुजा के लंब अर्धक जहां मिले, यानी एक नाम आपका रह गया लंब अर्धक। लंब अर्धक का मतलब होता है 90 डिग्री को कोण भी बनाए और भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। 90 डिग्री के कोण पर भुजा को समद्विभाजित करें। नब्बे डिग्री के कोण पर भुजा को समद्विभाजित करें, उसको लंब अर्धक कहते हैं। और लंब अर्धक जहां मिलते हैं, लंब अर्धक जहां मिलते हैं, जैसे कोई भी न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, लंब अर्धक जहां मिलते हैं या ऊंचाइयां जहां भुजा के लंब अर्धक, भुजा के लंब अर्धक जहां मिलते हैं उसको त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। परिकेंद्र ध्यान रखना, न्यून कोण त्रिभुज के क्या होता है? अंदर। न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज के बाहर और समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर यहां स्थित होते हैं। तो आपको बता दिया त्रिभुज के केंद्र कितने होते हैं? 4 होते हैं। कहाँ कहाँ स्थित होते हैं ये भी मैंने पोजीशन भी इनकी बता दी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट जितना भी है क्षेत्रफल के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।